Hello friends, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel Bio4Net. So friends, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 6. सो चैप्टर 6 है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो एज वी नो दैट कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें से नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नीट, एम्स, जिपमेर, सो उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए. सो अभी तो हमारी जिपमेर और एम्स नहीं है. सो नीट में इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके फ्रेंड्स, सो as we know that कि DNA is a genetic material in all living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हम बात करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए. डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. सो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, सो नाउ सारे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होता है. हाँ, कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि एड्स वायरस है या तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे हम बात करते हैं एड्स है एंड जो टोबैको मोज़ेक वायरस है टीएमवी. सो ये जो एड्स और टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है. कुछ ऐसे भी वायरस है कि जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. बट वायरस को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. अंडरस्टूड. और डीएनए का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज डीएनए. डीएनए क्या होता है. सो डीएनए इट इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक तरह का डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है, केमिकल मॉलिक्यूल होता है. इसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में. सो इट इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना कि हमारे अंदर, मतलब कि जैसे पर्टिकुलर हमारे अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारे माता पिता के होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स के होते हैं. हमारे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के होते हैं, और उनके भी ग्रांड पेरेंट्स के होते हैं. तो ये जो कैरेक्टर ग्रांड पेरेंट्स में से पेरेंट्स में आते हैं, पेरेंट्स में से उनके बच्चे में आते हैं, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं, या तो जैसे कोई प्लांट की बात करें तो ये कैरेक्टर डीएनए के फॉर्म में आते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अंडरस्टूड, बराबर. सो ये एक तरह का प्रोटीन ही होता है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर हम बात करेंगे. अब जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम हिस्ट्री की जैसे हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है, तो सबसे पहले डीएनए को किसने ढूंढा था, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, बराबर. तो जो न्यूक्लिक एसिड था, तो इन 1868 में फेडरिक ने जो पस सेल होता है उसमें से एक सब्सटेंस निकाला था और उसने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन, बराबर. उसको नाम दिया था न्यूक्लिन 1868 में. सो फेडरिक किस में से निकाला था, उसने पस में से, पस सेल में से निकाला था, बराबर. तो उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन, बराबर. नाउ फिर अगर हम बात करें तो लाइक जैसे कि 1884 में अगर हम बात करें तो ऑस्कर ने ये बताया था कि जो मतलब कि 1864 में जो फेडरिक ने पस सेल में से एक सब्सटेंस निकाला था और फेडरिक ने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन, बराबर. बट लाइक जैसे हम बात करते हैं तो 1884 में ऑस्कर करके एक साइंटिस्ट था, तो ऑस्कर ने ये बताया था हमको कि ये जो न्यूक्लिन होता है जो फेडरिक ने ढूंढा था 1868 में, तो ऑस्कर ने 1884 में ये बताया था कि न्यूक्लिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर्स.
बराबर। उसका ने हमको ये बताया था कि जो न्यूक्लियन होता है सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर, ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टूड। अब जैसे हम बात करते हैं कि लाइक जैसे कि डीएनए होता कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे होता है, ये होता कहाँ पे है, बराबर डीएनए। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। जैसे हम ज़्यादातर जो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जो सेल होते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बराबर। और ज़्यादातर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, तो उनमें जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमको मालूम है, प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है कि जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब जो न्यूक्लियस के आजू बाजू, जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा हो गया सेल और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है तो न्यूक्लियस के आजू बाजू डबल मेम्ब्रेन पोरस स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और डीएनए होता कहाँ पे, तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। बट जो प्रोकैरियोटिक होता है तो उनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो है ही नहीं, इवन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से, लाइक जैसे कि प्लास्टिड से, माइटोकॉन्ड्रिया है, बराबर, तो ये सारे नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो नेकेड डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का लोकेशन होता है, ये आपको क्वेश्चन नीट में काफी बार पूछे गए, बराबर। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, किस मतलब कि उसका शेप क्या होता है, वो कहां पे होता है, और यूकैरियोटिक डीएनए का शेप क्या होता है और वो कहां पे होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसे हमने देखा तो उनमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है, बराबर। और जैसे हमको मालूम है कि जो डीएनए होता है, ये भी क्वेश्चन आपको काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां पे होते हैं, तो लाइक जैसे हमको मालूम है कि जो प्रोटीन होते हैं ना, तो प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, सो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए हमको कहां पे पाए जाते हैं, जहां पे प्रोटीन होता है, जहां पे प्रोटीन होता है ना वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटीन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो उनके साथ कंबाइन होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, बराबर, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ अब प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होगा वो आपका कैसा होगा, तो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए, बराबर। डीएनए जो होगा ना वो सर्कुलर होगा। इसका मतलब होता है कि जो डीएनए के जो दोनों एंड होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, कंबाइन होते हैं, बराबर। तो सर्कुलर डीएनए होगा, समझो कि ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये सर्कुलर डीएनए होगा, बराबर, सर्कुलर डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक में, और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है उनका लोकेशन कहां पे होता है, तो यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है इट इज वेल डिफाइंड सेल, अच्छी तरह से डिफाइंड सेल होता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड से सब कुछ होता है, बराबर, अंडरस्टूड। सो नाउ ये समझो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कहां पे होता है, तो डीएनए कन्फाइंड इनटू द न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता है, बराबर, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता है, अंडरस्टूड। मतलब कि डीएनए कहां पे होगा यूकैरियोटिक में, इनसाइड द न्यूक्लियस, बराबर, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके लिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, बराबर। नाउ अब इसका शेप कैसा होता है,
तो लाइक जैसे हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि स्टूडेंट याद रखना है, इसमें से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और उसके जो एंड होते दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बराबर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, बराबर, वो सर्कुलर होता है और लीनियर होता है, और उसकी जो एंड होती है वो फ्री होती है, मतलब उसके जो एंड होते हैं वो फ्री एंड होते हैं, बराबर। नाउ ये होता है। हाँ, दूसरा अगर हम देखें ना तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, तो वो सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बराबर। और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, बराबर। सो नाउ ये जो स्टूडेंट हमने देखा, तो ये हमने देखा कि डीएनए का लोकेशन कहां पे होता है। अब अगर अमाउंट की हम बात करें, अमाउंट की, तो कोई पर्टिकुलर स्पेसीज की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके जो सोमेटिक सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन की, तो हमारे जो सोमेटिक सेल की अगर हम बात करें, बॉडी सेल की अगर हम बात करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो होता है आपका 46, 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। हाँ, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, जब सेल डिवाइड होता है, माइटोटिकली अगर डिवाइड होने वाला होता है सेल, तब ये जो नंबर ऑफ डीएनए होता है ये डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ डीएनए डबल हो जाते हैं। सो ये हमने बात की अमाउंट की, ये हमने बात की अमाउंट की। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो काफी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो ये जो डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? ये क्वेश्चन भी आपके नीट की एग्जाम में पूछा गया है। सो याद रखना स्टूडेंट कि पी.ए. लेवेनी, सो पी.ए. लेवेनी ने सबसे पहले डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, पी.ए. लेवेनी। ओके, नाउ सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए के बारे में अगर हम बोला जाए तो डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, सो प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो एमिनो एसिड की बहुत लंबी चेन से बने होते हैं। So protein are formed by the long chain of amino acids. So protein are considered as a macromolecules. बराबर, DNA is also considered as a macromolecules. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि DNA is the largest macromolecules. दूसरा कि DNA is the largest biomolecules. हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होता है उनमें डीएनए सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल्स होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब जैसे अगर हम बात करें तो डीएनए होता क्या है, तो डीएनए कैसा बना है, कैसे बना हुआ है, तो डीएनए डबल चेन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। बराबर, डीएनए किससे बना हुआ है, तो डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ टू चेन, दो चेन होती है, डीएनए की दो चेन होती है, बराबर, उससे बना है। जैसे अगर हम बात करें तो डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ टू चेन ऑफ, डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ यहां पे हम देखते हैं ना, तो डीएनए दो चेन से बना हुआ है। एक हमारी ये चेन हो गई जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, बराबर, दो चेन है, और ये दूसरी चेन है, बराबर। ये जो चेन होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की, दो चेन होती है, देयर आर टू चेन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो दोनों चेन होती है
ये दोनों चेन लंबी होती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस चेन आर लॉन्ग एंड अनब्रांच। याद रखना है, ये भी आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दोनों चेन होती है ना, ये लॉन्ग होती है और अनब्रांच होती है, बराबर। एंड ये जो दोनों चेन होती है, मतलब कि टू चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर ट्विस्टेड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। ये जो दोनों चेन होती है ना, ये कैसे होती है? ट्विस्टेड होती है, जैसे हम वो स्पाइरल करते हैं ना वैसे। सो ये दोनों चेन होती है ना कि बोथ द चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर ट्विस्टेड अराउंड अ कॉमन एक्सिस एंड thus दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इस तरह से अगर देखा जाए ना तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें आप बीच में देखोगे ना तो एक सिलिंड्रिकल गैप बन जाती है, सिलिंड्रिकल गैप हो जाती है, बराबर, जहां पे नाइट्रोजिनस बेस होते। सो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। याद रखिए स्टूडेंट कि लाइक जैसे कि डीएनए किससे बना होता है, तो डीएनए दो चेन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की दो चेन होती है, बराबर, दो चेन होती है। एंड ये दोनों चेन एक दूसरे के ट्विस्टेड होते हैं, सॉरी मतलब एक कॉमन एक्सिस होते हैं ना, उसके ट्विस्टेड होती है। नाउ ईच डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, बराबर, हर एक जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन जो है द टर्न्स, बराबर, ये लोग भी वापस 3 यूनिट से बने होते हैं हर एक चेन। जैसे अगर हम बात करें ना ये पर्टिकुलर चेन की अगर हम बात करें ना तो ये भी 3 यूनिट से बने होते हैं, बराबर। कौन से 3 यूनिट होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बराबर, कि हर एक जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन है, बराबर, तो दे फॉर्म बाय 3 यूनिट्स। ये लोग भी 3 चीज से बने होते हैं। किससे? तो एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे हम देखते हैं ना तो ये हमारा हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, बराबर, PO4, बराबर। दूसरा होता है आपका 5 कार्बन सुगर, 5 कार्बन वाला सुगर होता है, जैसे कि राइबोस सुगर होगा या 2 डीऑक्सी राइबोस सुगर होगा, बराबर, राइबोस सुगर, जिसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4, बराबर। एंड नाइट्रोजिनियस बेस, ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वापस स्टूडेंट में रिपीट कर रहा हूं कि जो डीएनए होता है तो डीएनए इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो दोनों चेन होती है, दोनों चेन, बराबर, सो दे आर ट्विस्टेड अराउंड अ कॉमन एक्सिस एंड thus दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, बराबर। नाउ अब ये जो हर एक चेन होती है ये भी 3 यूनिट से बने होते हैं। कौन कौन से 3 यूनिट है? सो दे आर फॉस्फेट ग्रुप, मतलब जो यूनिट होंगे ना तो वो क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक 5 कार्बन सुगर होगा, 5 कार्बन वाला सुगर, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ना C5, 5 कार्बन सुगर होंगे, जैसे ये हमारा राइबोस सुगर है तो यहाँ पे 5 सुगर है, बराबर, सॉरी 5 कार्बन है, अंडरस्टूड। नाउ जैसे कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, ये स्ट्रक्चर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बराबर, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये स्ट्रक्चर हमको समझना बहुत जरूरी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो है 5 नंबर के जो कार्बन है और जो 3 नंबर पे जो कार्बन है, 5 नंबर पे जो कार्बन है और 3 नंबर पे जो कार्बन है उस पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और 1 नंबर के कार्बन पे। नाउ ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, बराबर, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। अब ये नाइट्रोजिनस बेस स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्यूराइंस, बराबर, एक होता है प्यूराइंस। सो अब ये याद रखना है, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन काफी आए हुए कि प्यूराइन, तो प्यूराइन आप देखोगे ना तो 9 मेंबर होता है, 9 मेंबर, बराबर। सो प्यूराइन इज अ 9 मेंबर डबल साइकिल, बराबर, डबल रिंग। तो ये 9 मेंबर डबल रिंग है, यहां पे आप देखते हो ना तो 9 मेंबर है,
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेंबर, बराबर 9 मेंबर होता है, याद रखना है प्यूराइन, जैसे कि एडिनाइन एंड गोनाइन, एडिनाइन एंड गोनाइन है ना, ये आपके प्यूराइन है, एडिनाइन एंड गोनाइन, बराबर प्यूराइन है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, बराबर। आप पोज करके भी इसको देख सकते हो। तो ये आपका प्यूराइन है जो 9 मेंबर होता है, जो 9 मेंबर होता है, प्यूराइन 9 मेंबर होता है और 2 रिंग होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूराइन। और इसमें हमारे पास 2 प्यूराइन है, एडिनाइन एंड गोनाइन, एडिनाइन एंड गोनाइन, अंडरस्टूड। दूसरा जो नाइट्रोजिनस बेस है, बराबर, दूसरा जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस है वो आपका 6 मेंबर सिंगल चेन होता है, वो आपका 6 मेंबर, यहां पे हम देखते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर सिंगल चेन है, एक ही चेन है। जबकि यहां पे हमने देखा ना प्यूराइन में 2 चेन है, 9 मेंबर 2 चेन है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बराबर। जबकि पायरिमिडीन, इसको हम बोलते हैं पिरामिडीन, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन इज अ 6 मेंबर, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। पायरिमिडीन इज अ 6 मेंबर सिंगल चेन, 6 मेंबर सिंगल चेन होता है, अंडरस्टूड। पायरिमिडीन में कौन कौन सा आएगा आपका? पायरिमिडीन में आएगा हमारा थाइमिन आएगा, फिर आपका होता है यूरेसिल और साइटोसिन, बराबर। नाउ जो यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है, बराबर, और डीएनए के अंदर हमारा साइटोसिन होता है, बराबर। डीएनए के अंदर याद रखना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए होता है, आरएनए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, बराबर। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, जो डिफरेंस होते हैं ना उसमें से, तो वो भी हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या है, बराबर। सो नाउ पायरिमिडीन होता है आपका थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए 2 चेन होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, बराबर। और हर एक चेन 3 यूनिट से बना होता है। एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है आपका 5 कार्बन शुगर, और तीसरा होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस। अब आपको याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये जो नाइट्रोजिनस बेस, वेदर इट इज प्यूराइन या तो पायरिमिडीन, सो इट गिव्स बेस टू द डीएनए, बराबर। इट गिव्स बेस टू द डीएनए, ये डीएनए को बेसिक नेचर देता है, अंडरस्टूड। ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है। नाउ अब जो हम देखते हैं ना, तो ये जो सुगर होता है, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। स्टूडेंट याद रखना, इसमें से आपको काफी क्वेश्चन नीट में पूछे गए। तो लाइक जैसे हम बात करते हैं कि सुगर की बात करते हैं, सुगर, तो सुगर जो होता है ना, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, तो समझो कि ये आपका फॉस्फेट है, एंड देन फॉस्फेट के साथ सुगर ज्वाइंट होता है, एंड देन फॉस्फेट, एंड देन सुगर, एंड देन फॉस्फेट। इस तरह से एक लंबी चेन बन जाती है, बराबर, लॉन्ग चेन बन जाती है, लंबी चेन। तो यहां पे हम देखते हैं ना, यहां पे कि ये जो सुगर है, मतलब ये सुगर, तो ये जो सुगर है ना आपका राइबोस सुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइंट है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइंट है। ये एक सुगर है ना, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइंट है। अब यहां से आपको क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि फॉस्फेट ग्रुप और सुगर, ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बराबर। याद रखना स्टूडेंट, आपको पूछा जाएगा कि फॉस्फेट ग्रुप और सुगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बराबर। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब दिस फॉस्फेट ग्रुप, ये इस सुगर के साथ ज्वाइंट होता है, बराबर। तो कौन से दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब कैसे अरेंज होता है ये देखना, आपको देखना है, बराबर, मतलब ये हमको देखना है। तो नाउ ये जो शुगर होता है, तो ये शुगर का जो 5th नंबर का कार्बन होता है, ये जो 5th नंबर का कार्बन होता है उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट होता है, बराबर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, वो शुगर को एक तरफ से किसके साथ ज्वाइंट होता है, 5th नंबर के कार्बन के साथ, मतलब 5th प्राइम कार्बन। ये आपको याद रखना है, बराबर। मतलब ये जो फॉस्फेट होगा ना, ये इस शुगर के साथ 5th नंबर के कार्बन से ज्वाइंट होगा, ये 5th नंबर कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, बराबर। तो नाउ यहां से जैसे हमने देखा ये OH और H यहां से निकल के एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बन रहा है फॉस्फेट और कार्बन के बीच में, किसके बीच में, फॉस्फेट और कार्बन के बीच में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉस्फेट और कार्बन एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। सो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो याद क्या रखना है हमको कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनता है। तो एक जो फॉस्फेट होता है वो 5th नंबर के कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है, और ये जो नीचे वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ये 3rd नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ ज्वाइंट होगा, 3rd नंबर के जो कार्बन है ना उसके साथ ज्वाइंट होगा। मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आपका ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये दूसरे कार्बन के साथ 5th नंबर के कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा, और ऐसे एक लंबी चेन बन जाती है, एक लंबी चेन बन जाती है। नाउ अब जो हम देखते हैं ना, तो वो ये होता है कि जो शुगर होता है, तो शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ ज्वाइंट होता है। तो लाइक जैसे अब ये फॉस्फेट और शुगर ज्वाइंट हो गया, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, बराबर। नाउ अब इसी तरह से ये जो शुगर होता है ना, ये नाइट्रोजिनस बेस के साथ ज्वाइंट होता है। मतलब यहाँ पे एडिनाइन हो सकता है, यहाँ पे थाइमिन हो सकता है, यहाँ पे आपका साइटोसिन हो सकता है, यहाँ पे आपका ग्वानाइन हो सकता है। अंडरस्टूड? तो लाइक जैसे कि ये हमारा हो गया एडिनाइन, एडिनाइन जो है आपका प्यूराइन, बराबर, एडिनाइन जो है आपका प्यूराइन। अंडरस्टूड? सो नाउ ये आपको याद रखना है कि ये जो शुगर और एडिनाइन ये दोनों जो ज्वाइंट होते हैं ना, तो ये कौन से बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है और जो शुगर होता है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बराबर, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अंडरस्टूड? बराबर। नाउ तो इस तरह से मतलब हम देखते हैं ना, तो शुगर फॉस्फेट के साथ ज्वाइंट होता है और नाइट्रोजिनस बेस के साथ ज्वाइंट होता है, बराबर। नाउ नाइट्रोजिनस बेस के साथ कौन से नंबर पे ज्वाइंट होता है, बराबर, कौन से नंबर पे ज्वाइंट होता है, तो लाइक जैसे हम देखते हैं ना, तो अगर प्यूराइन होगा ना, तो ये जो प्यूराइन होगा मतलब कि जो नाइट्रोजिनस बेस होगा, तो वो शुगर के साथ 1st नंबर पे जो शुगर है ना, सॉरी, शुगर में जो 1st नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ ज्वाइंट होता है, 1st नंबर के कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है, बराबर। अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो स्टूडेंट यहां पे हमने देखा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम बेस पेयर की बात करते, बेस पेयर की हम बात करते, तो लाइक जैसे हमने देखा ना कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर में कौन कौन से होते हैं, तो आपका प्यूराइन होता है एंड पाइरिमिडीन होता है, बराबर। प्यूराइन में आपका कौन कौन से होगा, तो एडिनाइन होगा और ग्वानाइन होगा, और पाइरिमिडीन में आपका क्या होगा, तो थाइमिन होगा, यूरेसिल होगा एंड साइटोसिन होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, एंड जो डीएनए होता है तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, थाइमिन होता है। ये याद रखना है,
बराबर। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं ना, तो पोलैरिटी की बात करते हैं, तो जो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है, सो इट शोस पोलैरिटी, ये पोलैरिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, इट शोस डायरेक्शन, बराबर। मतलब कि क्या होता है डायरेक्शन के, इसका एक जो एंड होता है ना, एक जो एंड होता है, जैसे कि अब अगर हम बात करें तो ये जो डीएनए का जो एक एंड होता है, बराबर, तो वो एक एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड, बराबर, उस एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड 5 प्राइम एंड, तो हम इसके लिए इसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं कि ये जो शुगर होता है, तो इसका जो 5th नंबर का जो शुगर होता है वो ऑलवेज फ्री होता है, वो ऑलवेज फ्री होता है। दूसरा जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, बराबर। लाइक जैसे कि समझो कि यहां पे जो एंड होगा तो इस एंड को हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड, इट इज कॉल्ड 3 प्राइम एंड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड 3 प्राइम एंड, सो बिकॉज कि इस एंड पे जो 3rd नंबर का जो कार्बन होता है, शुगर में जो 3rd नंबर का कार्बन होता है वो फ्री होता है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड सोर्स पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है। दो चेन होती है ना, तो दोनों चेन एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल तो होगी बट एंटी पैरेलल होगी। मतलब एक जो चेन होगी ना, समझो कि ये जो चेन है ना, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगी, बराबर, और जो दूसरी आपकी चेन होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब देखोगे ना, तो एंटी पैरेलल होती है, सो ये डायरेक्शन बताता है। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो पोलैरिटी होता है, बराबर। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं बेस पेयर की, तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस है, 2 प्यूराइन है, और डीएनए के लिए 2 प्यूराइन है और 2 पाइरिमिडीन है, 2 प्यूराइन एंड 2 पाइरिमिडीन है, तो मतलब हमारे पास 4 बेस पेयर बनती है, बराबर। सो ओनली 4 बेस पेयर आर फॉर्म। ये जो बेस पेयर होती है ना, वो किसके किसके बीच में बनती है, सो एडेनाइन, एक जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन जो है, तो वहां पे जो एडेनाइन होता है, उसका जो एडेनाइन होता है, वो जो दूसरी जो चेन होती है, दूसरी जो चेन होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, बराबर, उसके थाइमिन के साथ ज्वाइंट होता है, उसके थाइमिन के साथ ज्वाइंट होता है। तो लाइक जैसे कि ये हमारी चेन हो गई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, ये हमारा शुगर है, ये हमारा शुगर है, तो ये शुगर एडेनाइन के साथ ज्वाइंट है, कौन से बॉन्ड से ज्वाइंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है ना शुगर और प्यूराइन, या तो शुगर और पाइरिमिडीन के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इसके लिए इस रिएक्शन को भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, बराबर। नाउ ये शुगर थाइमिन के साथ ज्वाइंट है। अब क्या होता है कि ये जो एडेनाइन होता है, इस शुगर का जो एडेनाइन होता है, और ये जो थाइमिन होता है, इस शुगर का जो थाइमिन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट है। सो याद रखना है, मतलब हमारे पास एक पेयर आपकी क्या बनी, ए एंड टी, ए और टी के बीच में बनी, मतलब एक प्यूराइन और एक पाइरिमिडीन, इसके बीच में आपकी पेयर बनी, और ये दोनों के बीच में एडेनाइन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एडेनाइन। नाउ ये आपका दूसरा शुगर है, तो समझो कि यहाँ पे आपका टी है और ये शुगर है, यहाँ पे आपका ए है, तो ये दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब आपकी दूसरी पेयर क्या बनी, दूसरी पेयर हमारी बनी, जैसे कि ए और टी थी, दूसरी हमारी बेस पेयर बनेगी टी ए, दूसरी बेस पेयर हमारी बनेगी टी ए, थाइमिन एंड एडेनाइन, ये बनेगी, बराबर। नाउ अब समझो कि यहाँ पे शुगर है और ये यहाँ पे साइटोसिन है, और तो यहाँ पे शुगर है, तो यहाँ पे आपका गोनाइन होगा, तो ये साइटोसिन एंड गोनाइन, ये दोनों भी एक दूसरे से ज्वाइंट है, मतलब कि ये दोनों आप देखोगे तो साइटोसिन एंड गोनाइन, बराबर, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये प्यूराइन है और ये पाइरिमिडीन है, ये दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो याद रखना है कि एडेनाइन और
प्यूराइन एंड पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन उसमें। तो हमारी थर्ड पेयर क्या बनी, बेस पेयर सी एंड जी। अब यहाँ पे आपका सुगर है और यहाँ पे आपका गोनाइन है, यहाँ पे आपका सुगर है और यहाँ पे आपका साइटोसिन है। ये दोनों के बीच में भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब ये कैसे ज्वाइंट हो रहा है, जीसी, सीजी और जीसी दोनों अलग है, बराबर। तो अब देखोगे ना, तो जो हमारी नाइट्रोजनस बेस पेयर होती है वो 4 तरह की बेस पेयर बनती है, बराबर। एक बनता है ए और टी, एडिनाइन और थाइमिन के साथ। मतलब कि एक जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की जो एक चेन है उसका एडिनाइन, दूसरा जो है उसका थाइमिन के साथ ज्वाइंट होता है। उसी तरह से थाइमिन एडिनाइन, साइटोसिन गोनाइन, गोनाइन साइटोसिन, बराबर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके, ये 4 बेस पेयर होती है। बट इससे बहुत लंबी चेन बन सकती है, बहुत लंबी चेन बन सकती है। हमारे पास है कितने बेस पेयर, ओनली 4 बेस पेयर। वी हैव ओनली 4 बेस पेयर, एडिनाइन थाइमिन, थाइमिन एडिनाइन साइटोसिन, गोनाइन गोनाइन साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर। बट फिर भी इसमें से बहुत लंबी सीक्वेंसेस बन सकती है। लाइक जैसे सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ए टी टी सी जी सी ए टी टी ए सी जी। सो ऐसी बहुत लंबी सीक्वेंस बन सकती है, बहुत लंबी सीक्वेंस बन सकती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बराबर। आज के लेक्चर में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, सो आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स में कीजिए, तो उस लेक्चर का मैं वीडियो बना के आपको भेज सकता हूं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, थैंक यू।